दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के इतिहास, हमारे अतीत का अध्याय 7, जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों पिछले अध्यायों में आपने पढ़ा है कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ और इस उठापटक के बीच कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में जो हैं वो शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन जो हुआ वो हर जगह पर एक समान नहीं था। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि अलग अलग किस्म और प्रजाति के जो समाज थे वो अलग अलग तरीकों से विकसित हुए हैं। ये कैसे हुआ, इसकी प्रक्रिया क्या हुई, इसके बारे में आइए समझते हैं। दोस्तों इस महाद्वीप के जो हिस्से होते थे, इस महाद्वीप के या उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में जो समाज था वो वर्ण के नियमानुसार पहले से विभाजित था। वर्ण तो 4 प्रकार के वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप था, ये इसका एक बड़ा हिस्सा इन वर्णों के आधार पर विभाजित था और ब्राह्मणों द्वारा ये नियम बनाए गए थे और इन नियमों को बड़े बड़े राजाओं द्वारा स्वीकार किया गया था। इसमें ऊंच नीच और अमीर गरीब के बीच का फासला बढ़ा। ये जो वर्ण व्यवस्था थी, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने को उच्च जातियां मानते थे, जबकि जो शूद्र थे वो इन सब के सेवक या उनकी गणना निम्न जातियों में होती थी। इनमें से कई जातियों को अछूत भी माना जाता था। ऊंच नीच और गरीब अमीर के बीच का फासला बढ़ा और दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के शासनकाल में जो श्रेणीबद्ध समाज था वो और भी जटिल हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक जनजाति नृत्य का चित्र दिखाया गया है। बड़े शहरों से परे जो एक ऐसा समाज था जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी थी, वो था जनजाति समाज। आइए जानते हैं बड़े शहरों से परे जो जनजाति समाज होते थे उनकी क्या विशेषताएं होती थीं। दोस्तों कुछ शहरों के अलावा दूसरे तरह के समाज भी मौजूद थे और उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजाति कहा जाता है। प्रत्येक जनजाति के जो सदस्य होते थे वो रिश्ते और नातेदारी के बंधन से जुड़े हुए होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थीं और कुछ जनजातियों के लोग घुमक्कड़ होते थे, शिकारी होते थे और संग्राहक तथा पशुपालक किस्म के होते थे। और ये लोग प्रायः अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। इनमें से कुछ जनजातियां तो खेती करती थीं, लेकिन कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं और एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थीं। जनजाति समूह जो थे वो संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी बड़ी जनजातियां फली फूली। बड़ी जनजातियां जो थीं ये सामान्यतः जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थीं। जो जनजातियां थीं ये इनका विशेष आवास जो होता था वो जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और दुर्गम जगहों पर होता था और कभी कभी जात विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव भी होता था। और कई मामलों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति यानी जो उनकी संस्कृति और उनके परंपरा और रीति रिवाज थे उनको उन्होंने जिंदा और बरकरार रखा। लेकिन जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरों पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध में दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। अब जानते हैं जनजाति लोग कौन थे। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये जो जनजातीय या ट्राइबल्स होते हैं ये लोग कौन थे। तो इनके बारे में समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवाद अगर जो छोड़ दिया जाए तो जनजाति लोग न तो कोई लिखित दस्तावेज रखते थे और उनके पास कोई ऐसे उनकी जानकारी के लिए या उनके बारे में हमारे पास जानकारी के लिए कोई स्रोत भी नहीं है, लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक मौखिक परंपराओं का भी संरक्षण करते थे और ये रीति रिवाज परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन्हीं वाचिक, शाब्दिक और मौखिक परंपराओं का प्रयोग करने लगे हैं। जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। हर क्षेत्र में जो ऐसी परिस्थितियां थीं जहां पर जंगल, पहाड़ और दुर्गम इलाके थे वहां पर जनजाति लोग पाए जाते थे और किसी भी एक जनजाति का जो क्षेत्र होता था और प्रभाव ये समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियां जो थी उनका बड़े इलाकों या बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण होता था, जैसे पंजाब में खोखर जनजाति
13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान हुए बहुत ही प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। तो देखिए, खोखर जनजाति पंजाब में निवास करती थी, उसके बाद गक्खर लोग यहाँ पर ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। उनके मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था और मुल्तान और सिंध मुगलों के द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन जो थे, वहाँ पर देखिए इन लोगों का प्रभाव अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी जिसका नाम था बलोच। बलोच जो है बलूचिस्तान में रहते थे और ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। कुल क्या होता है? तो दोस्तों, कुल परिवार या घरों का एक ऐसा समूह होता है जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं और जनजाति संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर ही आधारित होते हैं। तो जो बलोच लोग उत्तर पश्चिम प्रांत में थे, ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे और पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। ये देखिए, मानचित्र के द्वारा आप समझ सकते थे कि जो जनजातियां थीं उनका निवास स्थान या क्षेत्र कौन सा था। तो यहाँ पे देखिए, बलूच जनजाति ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। ये देखिए, गक्खर और खोखर, जंजूहा तथा लंगाह जनजाति है। अंगुर अरघुन जनजाति है। समास है। गुजरात के क्षेत्र में देखिए कोली और जटावास है। राजस्थान और मध्य प्रदेश का इलाका भील का है। गोंड जनजाति गोंडवाना प्रदेश में भील, कोली और काटकरीस जनजातियां रहती थीं। और देखिए यहाँ पे खोंड जनजाति, आप याद करिए, खोंड जनजाति में नरबली प्रथा थी, इसको समाप्त किया गया था। इसके अलावा मुंडा, चेर, ओरांव और संताल जो जनजाति थी, ये जो है बिहार और छत्तीस झारखंड में निवास करती थी। कोंच, खासी, अहोम, कचरिस और जो नागा जनजातियां वो हमारे उत्तर पूर्वी या पूर्वोत्तर राज्यों में निवास करती थी। इसी प्रकार दक्षिण में जो है बादागास, मारवाड़ और वेतर जनजातियां निवास करती थीं। दोस्तों, मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं शताब्दी तक आपने पढ़ा है चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह से अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने जो है चेर लोगों के कई किलों पे कब्जा कर लिया था और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल जनजाति थी। मुंडा और संथाल जनजाति ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी बिहार और झारखंड में निवास करने वाली। इसके अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां में कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों का निवास स्थान था। कोली लोग जो थे वो गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे और कुछ दक्षिण में कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी रहती थी। भील जनजाति, दोस्तों, भील जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी और 16वीं शताब्दी के अंत तक आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर, यहाँ तक कि जमींदार भी बन चुके थे। और मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। और भील और गोंड जो है ये बड़े क्षेत्र में फैली हुई जनजातियां थीं। अब आइए देखते हैं खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। तो खानाबदोश वो लोग होते हैं जो एक जगह नहीं रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं और अपनी जीविका वहीं पर बना लेते हैं, चाहे खेती के द्वारा, व्यापार के द्वारा, पशुपालन के द्वारा। ये घुमंतू जनजातियां होती थी। खानाबदोश बेसिकली चरवाहे जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन जो था दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर होता था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही विभिन्न सामग्रियों के लिए ऊन, घी इत्यादि का में भी करते थे। और कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। खानाबदोश या घुमंतू जनजातियां जो होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते तो सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह के बारे में जानते हैं। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं, उनमें से कई पशु चराने वाले लोग होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुओं के झुंड के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक और अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील या घुमंतू समूह जो होते थे दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। दोस्तों, ये जो घुमंतू या खानाबदोश थे इसमें बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश होते थे।
उनका कारवां टांडा कहलाता था और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे और सैनिक अभियानों के दौरान या युद्ध के दौरान ये मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम भी करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। बंजारों के बारे में एक देखिए विशेष जानकारी है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता रहता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहां सस्ता उपलब्ध है वहां से खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहां वह महंगा है। वहां से फिर ऐसी चीजें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं और वे एक दिन में 6 या 7 मील तक से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर वे सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यह जमीन पर्याप्त है और रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये था बंजारों के बारे में एक विशेष जानकारी। दोस्तों, कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़े जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम भी करते थे। छोटे मोटे जो फेरी वाले थे उनकी विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव में घूमती रहती थीं। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थीं जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपने कला का प्रदर्शन करती थी। दोस्तों, समाज बदलता गया और नई जातियां और श्रेणियों का उद्भव हुआ। ऐसा क्यों हुआ? तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले या नए कला वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। बड़ों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगीं। जैसे ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई और वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। तो जैसे जैसे समाज बदला, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो वर्ण था वो जातियों में तब्दील होने लगा। दोस्तों, जाति पर विचार विमर्श के क्रम में आइए देखते हैं तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित जो एक जाति है। तो देखिए, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक उय्याकोंडन उद्यार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों, यानी रथकार जो रथ बनाने वाले लोग होते थे, उनकी सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे हैं। उन्होंने इस जात के कामकाज तय किए जिसमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से सजे सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। तो जाति जो थी उनका कार्य और क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया था। 11वीं और 12वीं शताब्दी तक आते आते राजपूत जो है क्षत्रियों के बीच में नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। ये जो राजपूत थे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरे वंश परंपराओं से आते थे। तो जो क्षत्रियों के बीच नए राजपूत आए वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरे वंश परंपराओं के थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए थे। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में, और यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया था। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजाति लोगों ने अनुसरण किया और धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। लेकिन केवल कुछ प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते थे और सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई थी।
राज्यों की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है और हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण हम नज़दीक से एक नज़र देखेंगे, गोंड जनजाति और अहोम जनजाति के संबंध में। यहाँ पर देखिए एक गोंड महिला का चित्र दिया गया है। किसी वन प्रांत के जो है गोंड महिला, जो गोंड लोग होते हैं, ये स्थानांतरित कृषि में विश्वास करते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या होती है इसके बारे में अभी जानते हैं। दोस्तों, विशेष अध्ययन में हम गोंड जनजाति का अध्ययन करेंगे। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। जो गोंड लोग थे ये गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में थे और वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? तो दोस्तों इस तरह क्या होता है, किसी वन प्रदेश या वन प्रांत की झाड़ियों को साफ करके उनको जला दिया जाता है और उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब इस जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और फिर से फसल उगाई जाती थी। तो जो गोंड लोग थे ये स्थानांतरित कृषि करते थे। ये इनकी जनसंख्या बहुत बड़ी थी और विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था और जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उस समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल में एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे और हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में होता था। 84 गांव की ये जो देखिए ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की और उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री दुर्गा कुमारी से विवाह किया था। यहाँ पर देखिए ये जो क्षेत्र है ये नर्मदा नदी है, ये तापी या ताप्ती नदी है। इसका ये जो क्षेत्र है विशाल क्षेत्र ये गोंडवाना क्षेत्र है और यहाँ पर गोंड जनजातियों का निवास था। और देखिए जो दलपत राय की जो मृत्यु थी वो कम उम्र में ही हो गई और रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली थी। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ और 1565 ईस्वी में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उनकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। यहाँ पर देखिए चित्र में एक नक्काशीदार दरवाजा है जो गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। यहाँ पर हाथी और विभिन्न जीव जंतुओं के चित्र इस दरवाजे पर अंकित किए गए हैं। दोस्तों गढ़कटंगा जो था वो एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग कब्जे में कर लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया गया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य में कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए थे और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल हो गए थे। तो हमने गोंड जनजाति के लिए जो गढ़कटंगा जैसा गोंड क्षेत्र का जो शासन था उसके बारे में अध्ययन किया। अब आइए देखते हैं पूर्वोत्तर भारत में प्रसिद्ध अहोम जनजाति के बारे में। दोस्तों अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए थे। उन्होंने भूइयां या भूमि स्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की थी। 16वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोग ने चुटियों 1523 और कोचहाजों 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया और कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया था। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। तो अहोमों के द्वारा जो विशाल साम्राज्य स्थापित किया गया उसमें आग्नेय अस्त्र, बारूद और तोपों का प्रयोग शामिल था। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। ये देखिए यहाँ पर जो हमारा पूर्वोत्तर का भारत है यहाँ पर अहोम जनजाति के लोगों का निवास स्थान था।
इसके अलावा यहाँ पर नागा, गारो, खासी जनजातियाँ, डफला, मिरिस, चुटिया, ये सब जनजातियाँ यहाँ पर, कोच, ये सब जनजातियां यहाँ पर निवास करती थीं। अहोमों को दक्षिण पश्चिम से जो कई जनजातियों का आक्रमण का सामना करना पड़ा, उसमें 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया और बहादुरी से सामना किए जाने के बावजूद अहोम लोगों की हार हुई। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं रह सका। अहोम राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो बेगार पर निर्भर थी। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। नोट कर लीजिएगा अलग अलग से, अहोम लोगों में या अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उनको पाइक कहा जाता था। और अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक या बेगार के लिए मजदूर भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया जाता था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए और 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन जो था वो काफी हद तक केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क वृद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे और दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में बंधे रहते थे या जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके में भी अमल में लाए थे। अहोम लोगों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। अहोम समाज जो था वो कुलों में विभाजित था जिनको कि खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए और एक खेल जो कि कुल होता था उसके नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे और किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजाति देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान दी गई। शिव सिंह, जिनका कार्यकाल 1714 से 1744 रहा, इनके काल में हिंदू धर्म का वहां प्रधान धर्म बन गया था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्था को पूरी तरह नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यकर्म यानी नाटकों को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया और बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। तो अलग से नोट कर लीजिए बुरंजी क्या होता है। दोस्तों, बुरंजी के बारे में कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बुरंजी नामक ऐतिहासिक जो कृतियां थीं उनका अहोम भाषा में और फिर असमिया में अनुवाद किया गया। निष्कर्ष में दोस्तों, जिस युग की हम चर्चा कर रहे हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में बहुत अधिक सामाजिक परिवर्तन हुआ था। जो समाज और जनजाति लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे और इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां ऐसी थीं जिन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविका अपना ली थी और उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गए, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी धर्म दोनों को ही नकार दिया था। कुछ जनजातियां ऐसी थीं जिन्होंने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की और इस तरह वे राजनीतिक रूप से काफी ताकतवर हो गए थे। इससे उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया था। अब आइए देखते हैं अन्यत्र जानकारी में मंगोलों के संबंध में जानकारी। दोस्तों, मंगोल शब्द जो है वो मंगोलिया से जो है जुड़ा हुआ है। इतिहास में जो मंगोल थे वो सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति थी। वे मध्य एशिया के घास के मैदान यानी स्टेपीज और थोड़ा उत्तर की ओर वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें शक्तिशाली सैन्य बल में बदल दिया था और अपनी मृत्यु के समय यानी 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया और अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप, चीन और मध्य पूर्व का बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं और ये विभिन्न जाति और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थीं। और भारत में दोस्तों मंगोलों के भी कई बार आक्रमण हुए थे, जो कि भारतीय शासकों के लिए मंगोलों का आक्रमण एक चुनौती होता था। तो ये था आज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।